दोस्तों नमस्कार। मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आपने रामचरितमानस में लंका दहन का प्रसंग पढ़ा होगा। त्रेता युग के हजारों साल बाद कलयुग में लंका एक बार फिर जल रही है, किंतु ये दहन वैसा नहीं है जो उसका युग में हुआ था। अभी तो आज श्रीलंका जो है वो आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंच करके गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। बीते कुछ दिनों से वहाँ जो स्थितियां हैं वे अराजकता का रूप ले चुकी हैं। कई सांसद और जनप्रतिनिधि जनता के साथ संघर्ष में या तो अपनी जान गंवा चुके हैं या पद छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को भी जनता के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। उनके एक भाई जो राष्ट्रपति हैं उन पर भी ये दबाव है, और पूरा का पूरा जो राजपक्षे परिवार है वो वहाँ की जनता के गुस्से का शिकार है, क्योंकि वहाँ के लोगों के मन में यह अवधारणा पूरी तरह बैठ गई है कि आज श्रीलंका की जो दुर्गति हो रही है उसके पीछे राजपक्षे परिवार का ही योगदान है। और उन्होंने अपने भ्रष्टाचार से श्रीलंका के आर्थिक संसाधनों का बहुत गलत तरीके से दोहन किया। और यही नहीं तो उन्होंने देश को चीन का एक आर्थिक उपनिवेश कॉलोनी जैसी बनाकर रख दिया, और उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि आज चीन के ऊपर जो विदेशी कर्ज है उसको चुका पाने की स्थिति नहीं है। भारत ने इस संकट के दौरान चीन को करीब 3.5 अरब से भी ज़्यादा रुपए की आर्थिक मदद की, उसे दवाइयाँ दी, पेट्रोल डीजल दिया और भी जरूरी सामान दिया, किंतु अब भारत सरकार के हाथ भी तंग हो रहे हैं। भारत की भी एक आर्थिक सीमा है, और सबसे बड़ी बात जो अब सामने आ रही है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं उनकी तरफ से श्रीलंका को कभी भी दिवालिया देश घोषित किया जा सकता है। और उस स्थिति में भारत ने जो आर्थिक सहायता श्रीलंका को दी है उसके वापस लौटने की संभावना पूरी तरह से शून्य हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि क्या हम अपने इतने निकटस्थ पड़ोसी को इस दुर्दशा के दौर में छोड़कर चुपचाप बैठ सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा यह है कि श्रीलंका में जो एक राजनीतिक शून्य उत्पन्न हो गया है, उस स्थिति में चीन कभी भी वहां पर हस्तक्षेप करते हुए सत्ता के सूत्र अपने हाथ में ले सकता है। यूं भी जो राजपक्षे सरकार है, राजपक्षे परिवार है, उसको चीन का एक तरह से हम पिट्ठू कह सकते हैं। भारत की जहां तक बात है तो भारत ने श्रीलंका के पिछले गृह युद्ध के दौरान जो सैन्य सहायता श्रीलंका को दी थी और हमारी सेना वहां गई, उसकी बहुत महंगी कीमत हमें चुकानी पड़ी थी। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या तमिल उग्रवादियों ने इसी कारण से की थी कि भारत ने अपनी सेनाएं वहां जिप्टे के खिलाफ भेजी थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मोदी सरकार इस तरह का कोई भी खतरा दोबारा मोल लेना नहीं चाहेगी, किंतु एक जो नई समस्या भारत के लिए पैदा हो गई है और होने जा रही है वो ये है कि श्रीलंका में जो तमिल मूल के भारतीय रहते हैं, जो सैकड़ों सालों से वहाँ रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, वो संकट की इस घड़ी में वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके तमिलनाडु की सीमा तक पहुँच रहे हैं नाव के जरिए, समुद्री मार्ग से। शुरू में तो आए जो शरणार्थी थे वो सैकड़ों की संख्या में थे, हजारों की, किंतु अब जो समाचार मिल रहे हैं उनके मुताबिक बहुत बड़ी संख्या में श्रीलंका से जनता का पलायन होने की आशंका बढ़ रही है। और यदि ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु में श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों का एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा, जिससे कि वहाँ एक नई समस्या पैदा हो सकती है। जहाँ तक बात तमिलनाडु की राज्य सरकार की है तो उसकी जो नीति है वो उसी तरह की है जिस तरह से कभी पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी सरकार थी और उसके बाद जो ममता बनर्जी की सरकार है, कि वो तमिल शरणार्थियों को वहाँ अपने राज्य में बसाने की बात भी सोच सकती है, क्योंकि इससे उसका वोट बैंक मजबूत होगा। किंतु दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि क्या भारत अपने पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों के लिए एक ऐसा आश्रय स्थल बनता जा रहा है कि जहां वे आते तो हैं किंतु संकट टल जाने के बाद भी वापस जाने का नाम नहीं लेते, चाहे वो रोहिंग्या की बात हो, चाहे बांग्लादेश के शरणार्थियों की बात हो। और अब ये तमिल शरणार्थियों का जो नया संकट हमारे सामने उत्पन्न हो गया है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को तत्काल तमिलनाडु सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्हें इस बात के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और रजामंद करना चाहिए कि तमिलनाडु में जो शरणार्थियों की संख्या यदि श्रीलंका से आती है तो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए, और ये बात भी तय होना चाहिए कि संकट टलते ही वो वापस जाएंगे या नहीं। अन्यथा हमारे सामने फिर एक नया जो संकट खड़ा होगा, उससे निपटने में केंद्र सरकार अपने आप को असहाय महसूस करेगी, क्योंकि जो वोट बैंक की राजनीति हमने बंगाल में, आसाम में देखी है उसका बहुत कड़वा अनुभव हमें पहले से ही है। और आज की
स्थिति में भारत अब नए शरणार्थियों का बोझ सहने की स्थिति में नहीं रह गया है। और निश्चित रूप से ये जो शरणार्थी आ रहे हैं, इनमें सारे के सारे कानून पसंद लोग होंगे, ये भी नहीं देखा जाता। दूसरा, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ साथ बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं, उनसे हमें ये अनुभव हुआ है कि जब वो आते हैं, तब तो जब शरण लेते हैं देश में, तब तो बड़े विनम्र भाव से आते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता है, उसके बाद वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगते हैं और कई बार वो अराजकता की स्थिति पैदा करते हुए हमारे लिए एक समस्या बन जाते हैं। तो मुझे लगता है श्रीलंका के इस संकट के दौरान तमिलनाडु में आने वाले तमिल मूल के जो शरणार्थी वहाँ से आ रहे हैं, उनके बारे में हमें बहुत सजगता बरतनी होगी और इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि यदि ये शरणार्थी आते हैं और मानवीय आधार पर हमको शरण देते भी हैं, तो हमें इस बात की पुख्ता तैयारी करनी चाहिए कि वो तमिलनाडु के स्थायी वासी बनकर न रह जाएं। अन्यथा हमारे पास जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में एक समस्या पैदा हुई है, वैसी ही हमारे सुदूर दक्षिण में भी पैदा हो जाएगी। और यदि जो देश पुरानी गलतियों से नहीं सीखता, तो निश्चित रूप से उसे भविष्य में नए संकटों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार दोनों अपने राजनीतिक लाभ से ऊपर उठ करके देश हित के बारे में सोचेंगे। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करने आऊँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।